हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं, जबकि ये बुक का पहला चैप्टर है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। और बहुत लोगों का कल एग्ज़ाम भी है, तो इम्पॉर्टेंट है इसको डालना। इसके बाद एक स्किल्स का वीडियो आएगा, ट्राई करेंगे आज ही हो जाए, और एक सैम्पल पेपर हम लोग बोर्ड का सॉल्व करेंगे। दूसरा हम लोग एक सैम्पल पेपर प्री बोर्ड का भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो सकता है, पर ट्राई करेंगे इसको जितना जल्दी ख़त्म कर सके। तो इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब बेसिकली चैप्टर में ये बताता है कि स्टूडेंट्स ने क्या कुछ तो सीखा है, और क्या सीखा है, तो कितना सीखा है और कैसे सीखा है। ये इस चैप्टर में मेन रोल है, हम पढ़ेंगे। और ये यूनिट 1 है, और हमारे लिए ये लास्ट यूनिट होने वाला है, पार्ट बी का जो हमारा आने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। असेसमेंट इज़ अबाउट लर्निंग। ट्रेडिशनली असेसमेंट इज़ इंटेंडेड टू फाइंड आउट एंड रिपोर्ट ऑन व्हाट हैज़ बीन लर्नड. Assessment is integral to teaching and learning activities in school and mediates the interaction between teachers and students in the classroom. यानी असेसमेंट एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है कि कोई भी हमारा जो काम है, जैसे स्टूडेंट्स को असेस करना, यानी देखना कि वो कितना सीखे और उन्होंने क्या सीखा है वो ढंग से हो जाए। तो असेसमेंट एक इंटीग्रल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है असेसमेंट कैन बी assessment can be defined as all activities that teachers and students undertake to get information that can be used to alter teaching and learning. मतलब ये असेसमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स एक तरह से देखा जाए तो मिलके करते हैं, कि अगर उससे जो भी हमें कंक्लूजन मिलेगा वो टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी जैसे स्टूडेंट्स जो समझ रहे हैं वो, और टीचर्स जो अपनी टीचिंग कर रहे हैं उस मेथड में वो चेंज ला सकें। नेक्स्ट है दिस इंक्लूड्स टीचर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट वर्क, होमवर्क, टेस्ट, ऐसे, जो कि बहुत कम लोगों को पसंद होता है, रिपोर्ट्स, प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स एंड क्लासरूम डिस्कशन ऑफ इश्यूज। इन सब में ये चीज़ें आती है। असेस करना मतलब हम आगे पढ़ेंगे, असेस वर्ड एक एसिडर करके एक वर्ड से आया है, जो कि लैटिन वर्ड है। ऑल दीज आर कंसर्न विद सैम्पलिंग व्हाट स्टूडेंट्स मे और मे नॉट नो। अब यहाँ पर ऑल दीज आर कंसर्न विद सैम्पलिंग व्हाट स्टूडेंट मे और मे नॉट नो, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग कर सकता है। तो इसका सीधा मतलब ये कि स्टूडेंट्स को क्या समझ आता है और क्या समझ नहीं आता है, या टेस्ट एनालिसिस, या स्टूडेंट्स और टीचर्स को मिलके कहाँ चेंज लाना चाहिए, यहाँ पर ये उसका मीनिंग है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्पेंड अ रिलेटिवली लार्ज पार्ट ऑफ देयर टाइम इन स्कूल participating the kind of knowledge and skills demanded in assessment एंड दिस इज़ व्हाट दे एक्वायर। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं, अराउंड 7 to 8 आवर्स जनरली बोले, या 5 to 6 आवर्स, जिसका भी जो होता है। तो वहाँ पर बेसिकली असेसमेंट ये सारा काम किया जाता है ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। और नेक्स्ट है द ओनली वे एन इंस्ट्रक्टर कैन इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इनोवेशन ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग इज टू प्लान एंड कैरी आउट अ प्रोग्राम ऑफ असेसमेंट प्रोग्राम। अब कोई भी इंस्ट्रक्टर है वो तभी इवेल्युएट या फिर जज कर सकता है कि जो भी स्टूडेंट ने कुछ जो भी कुछ बनाया है, या फिर उसके लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वो एक ही काम कर सकता है कि वो असेसमेंट का प्रोग्राम करे, यानी असेस करे उस चीज़ को। असेस का मीनिंग यहाँ सिंपली यही है कि चेक करना कि उसने कितना सीखा। There is so much material that if we don't have plan, we will simply have many assessment pieces with no clear design for their use. We need a method to hold all pieces together and to make sense of the whole assessment. अब ऐसे बहुत सारा हमारे पास मटेरियल है, लेकिन अगर हमारे पास एक परफेक्ट दिशा या फिर प्लान नहीं है कि हमें किस तरह से असेस करना है, तो ऐसे बहुत सारे असेसमेंट के पीसेस हो जाएंगे, और जिनका हमारे पास कोई क्लियर कट एक डिज़ाइन नहीं रहेगा, और हमें फिर सारे पीसेस को एक साथ रख के ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि असेसमेंट का कुछ सेंस बने, जो कि हमने जो किया वो काम आया। स्टूडेंट्स कंप्लीट सम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दैट कैन बी इवेल्युएटेड बाय अदर्स. हाउ वेल समथिंग इज लर्न implies that the performance of the student is evaluated against present criteria that are known ahead of time. अब इस चीज़ का मीनिंग यही है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग कंप्लीट करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कोई दूसरा एवेल्यूएट कर सके, या बाहर से कोई जो चेकर है वो एवेल्यूएट कर सके, और पता चले कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, और प्रेजेंट क्राइटेरिया में जो भी चल रहा है उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। यही मीनिंग है इसका। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के यहाँ 2 मीनिंग्स होते हैं, जो भी मैं बता रहा था, लैटिन एसिडर करके भी यहाँ वर्ड आएगा। और assessment has 2 meanings, but the most suited for physical education is the act of making a judgment about something. या फिर हमें कुछ जज करना है, या फिर अंदाज़ा लगाना बोल सकते हैं, या फिर उस चीज़ को इंस्पेक्ट करना अच्छे से। द वर्ड असेसमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रिलेटेड सेंसेस ऑफ असेस. द वर्ड असेस कम्स फ्रॉम द लैटिन एसिडर विच मीन्स
टू सिट बिसाइड, ऐसे यहाँ पर असेस का बेसिकली मीनिंग है कि बस बाजू में बैठना। लिटरली अगर हम जैसे समझे जो यहाँ पर बताया गया, असेस मतलब उस लर्नर के बाजू में बैठ के उसको देखना या ऑब्जर्व करना, या बेसिकली द एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग। जजमेंट मतलब बेसिकली कि डिसीजन देना या ऑब्जर्व करना या फिर एक रिपोर्ट जैसा कोई तैयार करना कि वो क्या कर रहा है, किसने कैसे सीखा है, जो हमने उसको सिखाया। Assessment is the process deployed to understand student learning. It is the systematic basis for making inference about the learning and devising the next steps for enhancement of that learning. एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे एक सिस्टमेटिक बेसिस तैयार होता है और लर्निंग को एनहेंस किया जा सकता है किसी भी स्टूडेंट की। और नेक्स्ट आता है कि ये सवाल आ सकता है, असेसमेंट शुड आंसर 2 क्वेश्चंस। एक तो क्या सीखा गया, दूसरा वो कैसे कितना अच्छे से सीखा गया, व्हाट वाज लर्नड एंड हाउ वेल वाज इट लर्नड। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखते हैं। ये नेक्स्ट हमारा जो है 1.2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। द मेन गोल इज़ टू सी व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड, आर दे मूविंग टूवर्ड द गोल और दे अचीव देयर गोल। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी मेक असेसमेंट पार्ट ऑफ अवर डेली टीचिंग। अब मेन गोल क्या है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा या फिर उनको जो गोल अचीव करना है वो उसकी तरफ जा भी रहे हैं या फिर उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया या नहीं किया है। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी मेक असेसमेंट पार्ट ऑफ अर डेली टीचिंग, यानी असेसमेंट हमारा डेली टीचिंग का पार्ट होना चाहिए टीचर्स के लिए। कोई एक अलग सी चीज़ नहीं जो कि आपने कोई चैप्टर ख़त्म किया उसके बाद हम टेस्ट वगैरह ये सब ले रहे हैं। बेसिकली देर आर 2 key points to remember as you are choosing or designing any assessment option. You cannot assess it if you didn't teach it. सीधी सी बात है, अगर आपने वो चीज़ पढ़ाई नहीं है तो आप उसके बारे में टेस्ट नहीं ले सकते। आपने बच्चों को बोला कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट है, आप चैप्टर 3 का टेस्ट दे देंगे तो वो मतलब नहीं है कोई। यू कांट असेस विदाउट अ गोल। अब आपको टेस्ट लेने से पहले यही गोल आपका होना चाहिए कि आपने 1 और 2 का टेस्ट लिया तो क्यों लिया, या फिर आपने 1 और 2 का टेस्ट इस तरह बनाया कि थोड़ा सा हट के आपने पेपर बनाया ताकि पता चले आपको कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। तो आपका असेस करने से पहले एक गोल होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट, नॉट असेसिंग विदाउट फर्स्ट टीचिंग, इज़ लार्जली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यू मस्ट टीच प्रिसाइसली व्हाट इट इज़ दैट यू वांट टू असेस। अभी आपको जो भी चीज़ असेस करनी है उसको आपको प्रिसाइसली पढ़ाना है। नेक्स्ट है द सेकेंड पॉइंट, नॉट असेसिंग विदाउट अ गोल, इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट बट स्लाइटली डिफरेंट, जो कि मैंने आपको भी समझाया। टीचर ऑब्जर्वेशन, ये तो हमने सुना ही है बहुत बार वर्ड। टीचर ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ असेसमेंट यूटिलाइज्ड इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। इट इज़ जनरली एम्प्लॉयड टू असेस साइकोमोटर परफॉर्मेंस बट कैन बी अप्लाइड टू द इफेक्टिव डोमेन एज वेल। अब यहाँ साइकोमोटर परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि एग्जाम्पल है, अगर कोई भी फुटबॉल है या कोई क्रिकेट कोई मैच चल रहा है, कोई प्लेयर के पास बॉल है, फुटबॉल मान लीजिए, तो ये बॉल यहाँ से अगर आपके पास बॉल आई तो आपने कितने टाइम में उसको किक किया और आपने क्या सोच के किक किया, यानी आपका माइंड और आपकी मोटर स्किल्स, आपकी जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में कैसे काम करती है, आप क्या सोच के वो काम कर रहे हैं, तो वो साइकोमोटर परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं। इट इज़ हाईली अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ स्किल्स दैट टुगेदर फॉर्म मोर मेच्योर मोटर पैटर्न। अब वो बात ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह होंगे जिसके अंदर कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं उस स्किल के, कोई भी स्किल के, जिसको असेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का एक माइंड और मोटर का एक कोऑर्डिनेशन साथ में डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर कोई एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एलिमेंट है तो। Figure 1.1 shows a teacher checklist used to assess the critical elements of running. There are different observation techniques, but the back of the wall technique and scanning are the most valuable techniques. The teacher should be in the position to observe the full class. अब यहाँ पर ये दो इससे सवाल भी आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन करने की टेक्निक्स जो होती है, द बैक ऑफ द वॉल टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कहीं स्पोर्ट्स के टीचर वगैरह खड़े हैं और आप वॉल से सहारा लेके खड़े हैं, तो वॉल पे भी हमें पता होता है कि हमने स्कूल में भी सुना है कि टीचर्स हमें बोलते हैं कि कमर हमें सीधी करके बैठनी चाहिए। अगर आप वॉल पे बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में खड़े हैं तो वो भी टीचर का एक ऑब्जर्वेशन का तरीका, और आप बेंड होकर खड़े हैं तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन का तरीका है, यानी बैक ऑफ द वॉल टेक्निक। दूसरा स्कैनिंग आर द और स्कैनिंग मतलब बेसिकली यही हो गया कि आप गेम्स वो कैसे खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उस गेम में, या फिर आप किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं अपने टीम्स के साथ, यही है। द टीचर शुड बी इन द पोजीशन, और टीचर को ऐसी पोजीशन में रहना चाहिए कि वो पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर सके, और टीचर को जो भी एक्टिविटी जहाँ पर होती है उससे बाहर खड़े रहना एरिया से। अब यहाँ पर इन्होंने एक टीचर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट दी है फॉर रनिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है होमवर्क, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। होमवर्क इज़ अ वर्क अ स्टूडेंट कंप्लीट्स आउटसाइड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन क्लास. इट कैन बी यूज टू प्रैक्टिस साइकोमोटर स्किल ऑफ फिटनेस और टू एनहेंस कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग. कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको एक दिन पहले जो स्किल सिखाई गई
आपको एक दिन पहले जो स्किल सिखाएगा और उसको एग्जिस्टिंग जो अभी आपको नॉलेज मिल रही है उससे आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं, यानी आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उसको आप समझ के याद करना है। और साइकोमोटर स्किल मैंने अभी आपको समझाया, माइंड और मोटर का एक साथ जो कोऑर्डिनेशन या माइंड और बॉडी आपकी जो साइमल्टेनियस वर्क करती है, और वो चीज़ आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए किसी टीचर ने दे दी तो वो आपका होमवर्क हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स का एक बहुत सारा रिकॉर्ड बन जाता है, जो कि टीचर्स को हेल्प करता है असेस करने के लिए कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और ये बेसिकली उसी तरह है कि घर पे जैसे हमें फिज़िकल एजुकेशन का होमवर्क उसी तरह सिमिलर है, जैसे हमें घर पे रिपोर्ट्स के लिए, रीडिंग के लिए ये सब मिलता है। और ये भी पता चला है कि फ़िज़िकल एजुकेशन में होमवर्क क्वाइट यूज़फुल है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस और एक्टिविटी पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, टीचर ऑब्जर्विंग द फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, पीयर ऑब्जर्वेशन, ये बहुत लोगों को पसंद भी होगा एक तरह से। Peer observation of students by other students can be used to assess competence in performance of skills and demonstration of selected critical elements. पीयर ऑब्जर्वेशन नाम में घुस जाते हैं, इसका मतलब यही है कि पीयर ऑब्जर्वेशन मतलब आपके दोस्तों जैसे आप हो सकता है, बहुत स्कूलों में भी होता है। और ये एक तरह से अच्छा मेथड भी है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि खेलने में या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन टीचर्स को बाकी सबको भी देखना है, तो टीचर उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोलता है कि वो बाकी सबको ऑब्जर्व करे। तो यानी यही होगा कि उसमें जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं उस स्किल के, उसको सिलेक्टेड जो होते हैं उसको ऑब्जर्व करना। पीयर ऑब्जर्वेशन इज़ इजीली बिल्ट इनटू टास्क बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू वर्क एज पार्टनर्स। जैसे किसी एक को अच्छे से आता है, उसको किसी एक के साथ ऐसे रख दिया जिसको थोड़ा कम आता है, तो जिसको अच्छे से आता है वो जिसको कम आता है उसको ऑब्जर्व कर पाएगा अच्छे से। टू प्रोवाइड ईच अदर, या फिर ऐसे भी होता है कि ऐसे भी रखा जाता है कि जिनको अच्छे से भी नहीं आता उनको एक साथ रखा जाता है। और दोस्त जो होते हैं, पीयर ऑब्जर्वेशन एक 1-to-1 इंटरेक्शन की वजह से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आप एक दूसरे की कमी एक दूसरे को बता सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी दोस्त से लड़ाई नहीं है तो। पीयर ऑब्जर्वेशन इज easily built into task by asking students to work as partners and to provide each other with selected feedback regarding performance. For example, while working on dribbling with the hands, one student can be asked to watch the other and see if the partner uses the finger pads, bends the knee, and has a staggered stance. Staggered stance का यहाँ पर बेसिकली मीनिंग यही है कि हमारा जो भी बॉडी का लोड है वो सारे लेग्स पे शिफ्ट कर देना और एक ऐसी पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाना। या फिर इसको बेसिकली ये बोल सकते हैं कि अ फिटनेस पोजीशन वेयर वन फुट इज स्लाइटली फॉरवर्ड एंड द अदर इज स्लाइटली बैक, या फिर शिफ्टिंग लोड टू लेग्स बेटर पोस्चर के लिए। अब बेसिकली इसमें यही बताया कि अगर कोई ट्रिपल कर रहा है, हमने 2-3 जनों को बोल देखो इसके नीज बेंट हो रही है कि नहीं, अपने फिंगर पैड्स यूज़ कर रहा है कि नहीं। चिल्ड्रन एंजॉय पीयर ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने बोला, बट द टीचर नीड टू मेक श्योर दैट दे मस्ट डिफाइन द क्यूज़ क्लियरली इनफ सो दैट द पार्टनर कैन ऑब्जर्व एंड कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस। क्यूज़ का बेसिकली मतलब यही है कि आपको कौन सा फैक्टर टीचर ने ऑब्जर्व करने को बोला है। जैसे टीचर ने आपको बोला कि एक बच्चे को बोला कि तुझे ये देखना है कि उसके नीज ड्रिबलिंग में बेंड कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई एक स्पोर्ट है उसमें उसके हाथ सही से चल रहे हैं कि नहीं, तो हमें कोई भी टीचर को कोई भी एक ही क्यूज़ देना चाहिए। ऑल्सो द टीचर शुड स्ट्रक्चर द टास्क सो दैट चिल्ड्रन ऑब्जर्व ओनली वन क्यू एट अ टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऑब्जर्व नहीं करी जा सकती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि ये लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, पीयर ऑब्जर्वेशन फॉर फुटबॉल ड्रिबलिंग। नेक्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कैन बी यूज टू असेस साइकोमोटर, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड वर्क। ऑल्दो पीयर एंड टीचर ऑब्जर्वेशंस आर क्वाइट यूजफुल, ये बहुत काम के होते हैं कि टीचर और पीयर हमारे दोस्त वगैरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर सेल्फ असेसमेंट एक अलग ही चीज़ होती है। और सेल्फ असेसमेंट हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम कोई भी स्किल के लार्ज कंपोनेंट्स को इवेलुएट कर सकें कि हम वो कितना अच्छे से कर रहे हैं। और सेल्फ असेसमेंट नाम से मतलब ये होता है कि हम खुद को असेस करें, और कोई भी स्किल सीखने से पहले या फिर कोई स्किल हम सीख रहे हैं तो उस टाइम हमें पता चले कि हम इस चीज़ में गड़बड़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लर्निंग टू ड्रिबल वी माइट आस्क चिल्ड्रन इफ़ दे कुड ड्रिबल यूजिंग प्रिफर्ड हैंड, या फिर कोई टीचर या किसी ने दोस्त ने सवाल पूछ लिया कि आप ऐसे ड्रिबल कर सकते हैं, या फिर आप जॉगिंग के टाइम या डिफेंसिव प्लेयर सामने ना हो तो ड्रिबल कर सकते हैं, डिफेंसिव प्लेयर हो तो ड्रिबल कर सकते हैं। ये एक तरह से सेल्फ असेसमेंट हो गया। अल्टरनेटिवली द सेल्फ असेसमेंट मे बी यूज्ड थ्रू आउट अ यूनिट एज ईच ऑफ द कंपोनेंट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस। सेल्फ असेसमेंट पूरी यूनिट में कोई भी एक स्टूडेंट खुद भी यूज़ कर सकता है, या फिर बेसिकली जब टीचर्स बोलते हैं, हमने क्लास वगैरह में देखा है कि टीचर्स बोलते हैं, जब वो पढ़ा देते हैं फिर वो बोलते हैं कि आप खुद इस बात को एक बार समझो, फिर डाउट आए तो पूछो। अब खुद समझना या खुद से पूछना इस बेसिकली सेल्फ असेसमेंट। इन दिस केस ईच इंडिविजुअल असेसमेंट वुड बी डेटेड। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ असेस कर लेगा तो उससे क्या होगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, और चिल्ड्रन जो भी बच्चा है या फिर जो बच्चे हैं उनको
बाकी सारे कंपोनेंट्स जिनमें उनको तकलीफ हो रही है या फिर उनको जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर उस चीज़ को एनालाइज कर सकता है और उनको और अचीव करा सकता है चीज़ें आगे। नेक्स्ट आता है रिगार्डलेस ऑफ व्हेन सेल्फ असेसमेंट इज यूज, चिल्ड्रन नीड टू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द वेरियस कंपोनेंट्स बिफोर कंप्लीटिंग इट. If it is used at the end, children should have a chance for a brief practice period before completing the assessment. थोड़ा confusing लगा ना, अब मैं समझाता हूँ. ये चीज़ ये बता रही है कि चिल्ड्रन जो भी बच्चे हैं उनको वो चीज़ सिखानी चाहिए, और जैसे मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है तो हमें उनको कुछ टाइम देना है कि वो चीज़ या फिर वो स्किल को वो प्रैक्टिस कर सकें और वो खुद सेल्फ असेस कर सकें, और ये चीज़ उससे पहले हो जानी चाहिए जब हमको कोई उनका टेस्ट लेना है. फॉर्मली उनको असेस करने से पहले वो खुद का सेल्फ असेसमेंट कर ले और चीज़ को प्रैक्टिस कर ले. नेक्स्ट ये लाइन थी कि इफ़ इट इज़ यूज्ड एट द एंड, चिल्ड्रन शुड हैव अ चांस फॉर अ ब्रीफ प्रैक्टिस पीरियड बिफोर कंप्लीटिंग द असेसमेंट. अब असेसमेंट को एक टूल है कि जैसे इफ़ एन असेसमेंट टूल और मेथड इज़ यूटिलाइज आफ्टर अ लर्निंग पीरियड. जैसे आपने मान लीजिए पूरा एक चैप्टर आपने टुकड़े टुकड़े में अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन आपने उसका टेस्ट वगैरह एंड में रखा, तो वो चिल्ड्रन के लिए एक तरह से बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन हमें बेनिफिशियल उसको तभी बनेगा जब हम चिल्ड्रन को टाइम देंगे कि आप एक बार वो खुद पढ़ के आओ और सीख लो, फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा. अ शॉर्ट टाइम टू प्रैक्टिस विद दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ असेसमेंट बिफोर टेकिंग इट फॉर अ ग्रेड और फाइनल इवोल्यूशन. यानी वो एक बार हम खुद असेस कर लें, फिर उसके बाद उसको ग्रेडिंग वाले असेसमेंट की तरफ भेजना है. एक बार मैं अगर फिर से रिपीट करूँ, if an assessment tool or a method is utilized after a learning period, it is beneficial for the children to have a short time to practice with that specific type of assessment before taking it for a grade or final evaluation. अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे क्यूज वगैरह दिए हैं, और किसी स्टूडेंट को सेल्फ असेस करना है तो टिक वगैरह लगा सकता है, वो गुड है कि वो टीचर वो चाहता है कि उसका टीचर उसको देखे या फिर उसको कुछ टाइम चाहिए, तो ये उन्होंने बनाया. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट. अब यहाँ पर थोड़ा सा इस पैराग्राफ में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ को भी. When used appropriately, assessments can be expected to provide usable information about students. अब assessment को अगर हम appropriately यूज़ करें तो हमें पता चलता है स्टूडेंट्स के बारे इन्फॉर्मेशन के बारे में. और स्टैंडर्डाइज जो असेसमेंट होती है, जो नॉर्मल हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने का. देयर इज़ ऑल्सो डिबेट ऑन वेदर सर्टेन एस्पेक्ट. अब इसमें ये बात भी आती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फिजिकली, मेंटली या सिचुएशनली या इमोशनली फिट नहीं है, तो वो उसके असेसमेंट रिजल्ट से इफेक्ट करता है या नहीं करता है. नेक्स्ट आता है फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू डेवलप फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स. ये तुमको पता ही है, जो हमारे मूवमेंट स्किल्स होती है उसको डेवलप करने में. इन एडिशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्यूज़ करेगा बहुत, समझाता हूँ. इन एडिशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग focusing on the process of the skill has potential to raise the overall achievement of low achievers. Therefore, assessment for learning may have the potential to raise the standards of fundamental movement skills performance, positively influencing girls' physical activities. अब यहाँ पर मेन आर्गुमेंट ये है कि अगर टीचर सिर्फ ये देखना छोड़ दे कि कोई बच्चा उस खेल में जीता या उसका स्कोर्स कितना है, ये चीज़ छोड़ के इससे अच्छा उसको फीडबैक दे कि वो स्टूडेंट कैसे चल रहा है या फिर उसको कैसे आगे इम्प्रूव करना है, वो रहे तो बेटर रहेगा. यानी कि उसको फाइनल इवेलुएट ना कर दे कि तूने अच्छा नहीं खेला, तुझसे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं. बेसिकली यही है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ जो लिखा है ये थोड़ा अजीब सा लिखा है. इसका मीनिंग यही है कि दिस मीन्स द टीचर इजंट जस्ट ग्रेडिंग एट द एंड, इंस्टेड द सिट बिसाइड द स्टूडेंट. सिट बिसाइड द स्टूडेंट्स का मतलब यही है असेस, एसिडेर से जो आया था, लिटरल मीनिंग जो भी हमने ऊपर पढ़ा, और उस स्टूडेंट को वो समझाए या फिर उसको हेल्प ऑफर करे, टिप्स दे कि आपको आगे और क्या इंप्रूव करना है. और नेक्स्ट है यहाँ पर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. दिस मीन्स लुकिंग एट हाउ अ चाइल्ड परफॉर्म्स अ स्किल लाइक देयर आर्म पोजीशन ड्यूरिंग अ थ्रो रादर देन जस्ट द रिजल्ट. आप उसको उसके प्रोसेस को देखें और उसको समझाएं कि आपको ये चीज़ करनी है, या ये नहीं कहना कि ये तूने ढंग से नहीं किया, उसको समझाना कि उन्होंने टारगेट को हिट किया कि नहीं. और इसकी वजह से लो अचीवर्स को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उनको पता चलता है कि उनकी गलती कहाँ थी. When you grade only on results, kids who aren't naturally athletic often given up. When you grade on the process and give them a clear path to improve, अगर आप उनको एक ऐसे पर्टिकुलर एग्जैक्ट आप बता दें उनकी गलती क्या है, यानी उनको बिना कुछ ऐसे उनको ग्रेड किए कि तुमसे नहीं होगा या फिर तुमने बहुत बेकार किया, इससे अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको देखा जाए और उनको बताया जाए कि आपको ऐसे इंप्रूव करना है, तो बच्चों को मोटिवेशन आता है. अब नेक्स्ट चीज़ आती है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स. और इसमें बेसिकली हाँ एक चीज़ और है
कि गर्ल्स की फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि रिसर्च शोज गर्ल्स ऑफन फील लेस कॉन्फिडेंट इन ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स सेटिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ना ही कुछ अगेंस्ट वगैरह में हूँ, ये सब बात नहीं है कि, लेकिन बेसिकली इन्होंने यहाँ पर खुद ही लिखा है कि इसकी वजह से गर्ल्स को कभी कभी ऐसा होता है। तो उसके लिए अब ये चीज़ अगर हो कि प्रोसेस पे फोकस करना, ना ही इवेल्युएट कर देना सीधा, तो इसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है गर्ल्स की फिजिकल एक्टिविटी पे। देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट लाइक एज ग्रुप, वेदर एक्सेट्रा। अब फैक्टर जो कि असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो देख लेते हैं। फिजिकल फैक्टर जैसे कि एक तो डेवलपमेंटल लेवल, या किसी को डिसेबिलिटी है, या जनरल हेल्थ इन्फ्लुएंस। फिजिकल डिसेबिलिटी शुड बी कंसिडर इफ अ स्टूडेंट इज डेवलपमेंटली डिलेड और एडवांस व्हेन कंपेयरिंग टू द सेम एज ग्रुप। यानी फिजिकल डिसेबिलिटी को भी हमें अगर वहाँ देखना है, अगर वो सेम एज ग्रुप का स्टूडेंट है और उसको कोई डिसेबिलिटी है तो उसको किस तरह से एवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर इन्होंने फिजिकल फैक्टर एक पहला फैक्टर है। नेक्स्ट है स्कूल फैक्टर्स। स्कूल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द असेसमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड। हमें पता होना चाहिए कि अगर उसके माइंड पे कुछ और इफेक्ट तो नहीं हुआ है, या फिर उसको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है। यहाँ पर इन्होंने कुछ सवाल दिए येस नो करने के। डज द स्टूडेंट फील सेफ एंड और कनेक्टेड टू द स्कूल, या फिर पॉजिटिव कनेक्शन है कि नहीं, या फिर वो ये सब जो चीज़ें होती है ये स्कूल की तरफ से रिजॉल्व हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है टीचर फैक्टर्स। एवरी टीचर इज़ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग। हर एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अलग होता है। वो पढ़ाते सेम चीज़ है बट उनके तरीके या फिर उनके यूज़ करने की जो चीज़ें होती है वो अलग अलग होती है। कोई कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता है। मैनेजमेंट स्किल्स अलग होती है। उनका स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन कुछ किसी का अलग होता है, किसी का बहुत स्ट्रिक्ट होता है, किसी का नॉर्मल होता है। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द टीचर एंड द नॉलेज ऑफ द टेस्ट मटेरियल्स एंड फैमिलियरिटी विद द टेस्टिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट द असेसमेंट। अब उनको कितनी नॉलेज है, दूसरा उनको टेस्ट मटेरियल्स की कितनी जानकारी है, और उनका सिंक्रोनाइजेशन जो माइंड से उनका स्टूडेंट्स के साथ है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट टूल्स। तो असेसमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स चाहिए होती हैं, जो कि जैसे चेकलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। चेकलिस्ट आर द टूल्स यूज टू बेटर ऑर्गेनाइज योर असेसमेंट एंड टू वेरीफाई ईजिली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। सीधी बात, चेकलिस्ट या टू डू लिस्ट भी आप बोल सकते हो कि आपको टिक लगाना है या फिर वो चेक करने कि आपने वो काम किया कि नहीं किया। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टूल टू मेक योर वर्क ईजियर। आपका काम ईजी बना देगा, सिस्टमैटिक मैनर में बना देगा, डेटा आपका अच्छे से कलेक्ट हो जाएगा, और ये टीचर को हेल्प करता है कि वो कोई पॉइंट भूले ना। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ असेसमेंट के लिए चेकलिस्ट दी है, वो आपने काम किया तो टिक लगाओ, नहीं किया तो रॉन्ग कर दो, या उसमें नॉट डन पे टिक लगाओ। वाटर, फर्स्ट एड असिस्टेंट। प्री असेसमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें, स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया कि नहीं किया, स्टूडेंट की प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई, प्रॉप्स अवेलेबल है कि नहीं। फिर असेसमेंट डे के दिन टेस्ट एरियाज़ को मार्क करना, जहाँ जहाँ हमें चीज़ें लगानी वो लगा दी, रूल्स इंस्ट्रक्शन समझा दिए, वो किया कि नहीं किया, ये चेकलिस्ट है कि उन्होंने बनाई है। फिर असेसमेंट के बाद पीटीएम कर दी, कन्फर्म पीटीएम के बारे में आगे पढ़ेंगे, कन्फर्म डेट ऑफ रिपोर्ट अवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है असेसमेंट रूब्रिक। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, तो चलिए असेसमेंट रूब्रिक को भी ढंग से देख लेते हैं। रूब्रिक बेसिकली क्या होता है कि जो रेड कलर की हेडिंग लिखी होती थी, हेडिंग इन रेड कलर इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो पुराने टाइम की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली एक पत्ते वगैरह ये सब जो होती है, बहुत पत्ते वगैरह इन सब पे चीज़ें लिखी जाती थी पुराने हिस्ट्री के टाइम पे, आपने पढ़ी होगी। तो उसमें जो रेड कलर की हेडिंग थी उसके लिए रूब्रिक वर्ड यूज़ होता था। बेसिकली यहाँ पर लिखा है द वर्ड रूब्रिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर रेड। अ रूब्रिक इज अ, यह सवाल आ सकता है रूब्रिक क्या होता है। अ रूब्रिक इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट स्किल्स दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑन द क्राइटेरिया। ये बेसिकली एक सेट ऑफ क्राइटेरिया, एक स्कोरिंग गाइड है, और ये बेसिकली डिटरमाइन करता है डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लेवल्स फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। आपने कोई भी स्किल सीखी तो उसमें बेसिकली हमने आपको किस तरह से इवेलुएट किया, और एक ये हमारे परफॉर्मेंस के लेवल्स को बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, और एक तरह से क्राइटेरिया ये बस जैसे यहाँ पर द स्कोरिंग इज़ बेस्ड ऑन 3 पॉइंट और 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। दो तरह के होते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। स्किल असेसमेंट विद 3 पॉइंट, जैसे हम ABC हम बोलते हैं ना, 10 में से इतने नंबर दिए, 5 में से, यहाँ ABC वाला है। जैसे A दिया किसी को तो वो प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट का मतलब कि वो बच्चा वो चीज़ अच्छे से कर सकता है, उसका वेटेज होता है 3 पॉइंट्स। B होता है डेवलपिंग, जिसका वेटेज होता है 2 पॉइंट्स, वो अभी मतलब धीरे धीरे सीख रहे हैं। C में नीड्स डेवलपमेंट, उसको सुधार की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, तो 1 पॉइंट। अब 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल देखते हैं, ये आगे भी आएगा, इससे सवाल भी आता है। A B C D E। A 5 पॉइंट्स वेरी एक्सीलेंट, ये हमारा नॉर्मल वाला है। B 4 पॉइंट्स वेरी गुड।
फिर गुड, फिर एवरेज, फिर नीड्स इंप्रूवमेंट, ABCDE 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब रूब्रिक स्किल असेसमेंट का इन्होंने यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया, आप इसको भी देख के समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेंचमार्क। जस्ट लाइक we need rubric to evaluate the skill of the student, in the same way to evaluate the performance of the students we need a certain benchmark क्या एक standard reference point है और एक best practice है used to measure and compare the performance, quality और value of something। यानी कि जैसे अब बेंचमार्क मतलब हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि ये बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो ये फिट है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन बेंचमार्क का मीनिंग यही होता है कि आपने कुछ नॉर्म्स या रूल्स या एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि ये चीज़ इस बच्चे के लिए सही है कि नहीं है। जस्ट नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट हैज़ देयर ओन कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ, ये हमें बात याद रखनी है। इट कैन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ रेगुलर फिटनेस। अब सबकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ होती है, वो अगर रेगुलर स्टूडेंट रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ सकती है या फिर मतलब कम भी हो सकती है अगर उसने फिजिकल एक्टिविटी कम की है तो। अब यार इंपॉर्टेंस ऑफ बेंचमार्क, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए एक दिल्ली में एक स्कूल है, अब फिजिकल एजुकेशन टीचर ने वहाँ पर एक फिटनेस असेसमेंट का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया और असेसमेंट डेटा से समझ आया, मान लीजिए एक रोहन करके कोई लड़का है, उसकी एरोबिक कैपेसिटी, अब हम पढ़ेंगे एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, वो क्या क्लास में सबसे अच्छी है मान लेते हैं, पर इसकी वजह से ये तो जस्टिफाई नहीं होता ना कि उसका जो फिटनेस लेवल है वो उसके एज ग्रुप के लिए इनफ है। यानी कि उसका स्कोर जो 600 मीटर्स के टेस्ट में था, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है वो सबसे अच्छा स्कोर हो वो सकता है कि किसी और बच्चे से कम हो। तो इसका मतलब ये है, बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ग्लोबली फिट है, उसको हर एस्पेक्ट से वो फिट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ पॉसिबल एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट फिजिकल फिटनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन सो मैनी डिफरेंट फैक्टर्स। कैसे हमने देखा था, एक तो फिजिकल फैक्टर्स जो होता है वो हमने जब भी 3 फैक्टर्स देखे थे वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ में कोई अच्छा हो गया तो हर चीज़ में अच्छा है। फिजिकल फैक्टर, स्कूल फैक्टर्स और टीचर्स के फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर हमने देखा था एज, डेवलपमेंटल लेवल, फिजिकल डिसेबिलिटीज, जनरल हेल्थ हो गया। स्कूल फैक्टर में हो गया साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल प्रॉब्लम्स। टीचर फैक्टर्स, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, जो भी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया। अब बेंचमार्क मतलब एक क्राइटेरिया ही हो गया बेसिकली, या फिर इधर एग्जाम्पल दिया, ये मैं आपको समझा दूंगा। तो क्रिएटिंग अ बेंचमार्क, टू क्रिएट अ बेंचमार्क वन शुड हैव द बिलो डिटेल्स। हमें कोई बेंचमार्क बनाना है तो उसके लिए कुछ हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए। सबसे पहले डेटा पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। अब जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का है फॉर एग्जांपल, तो हमें जिसके साथ कंपेयर करना है या फिर हमें जितना लोगों को मिलकर एक डेटा बनाना है, बेंचमार्क क्रिएट करना है, तो हमें जितने लोगों को उसमें जितने लोगों से कंपेयर करना है, कोई 2-3 स्कूल्स हैं या फिर बहुत सारे बच्चों को लेना है, तो उन सब का हमारे पास डेटा होना चाहिए। और डेटा का एज ग्रुप सेम होना चाहिए। 10 साल के लड़कों का हो रहा है तो 10 साल के लड़कों का ही दूसरे स्कूल से लेना होगा, और गर्ल्स का भी। नीड डेटा पॉइंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। द नॉर्म फॉर मेल एंड फीमेल फॉर सेम टेस्ट विल बी डिफरेंट, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है और बॉयज़ और गर्ल्स की भी कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस भी होता है। तो सबके लिए नॉर्म्स बेसिकली अलग अलग क्रिएट होंगे। नॉर्म्स मतलब बेसिकली हो गया रूल्स या स्टैंडर्ड या एवरेज मीन वैल्यू। ऐसे मान लेते हैं हमने कोई भी 3 लड़कों का हमने ब्रॉड जंप का डेटा एसेस किया। कोई मान लेते हैं 2 मीटर कूद सकता है, कोई 1 मीटर कूद सकता है, कोई 1.5 मीटर कूद सकता है। अब हम इन तीनों का एवरेज निकाल के एक नॉर्म क्रिएट करेंगे, और जिसका जो एवरेज आएगा मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि बेसिकली ये जो 3 बच्चों का हमने क्राइटेरिया बनाया है, ये एवरेज के हिसाब से ये 3 मिला के इतना कूद सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्म ये होगा कि एवरेज मीन वैल्यू डिराइव करना। आफ्टर गेटिंग द डेटा, एक ये पॉइंट है कि मोर द डेटा पॉइंट मोर एक्यूरेट विल बी द नॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना आपके पास अच्छा डेटा पॉइंट होगा, मतलब जितना एक्यूरेट होगा, जितना आपके पास डेटा का नंबर ज़्यादा होगा या फिर मीन हमको वैल्यू निकालना है, तो जितना आपके पास डेटा पॉइंट ज़्यादा होंगे उतना ही आपके नॉर्म्स जो बनेंगे वो एक्यूरेट बनेंगे। और डेटा पॉइंट्स में बेसिकली यही होगा कि डिफरेंट स्कूल से सबका डेटा लेना, या फिर वो कितना उन सब का उस टेस्ट के रिगार्डिंग क्या स्कोर्स रहा है वो। और नेक्स्ट है आफ्टर गेटिंग द डेटा वन शुड एनालाइज द डेटा एंड क्रिएट नॉर्म्स। एवरेज वगैरह निकालना, उसको एनालाइज करना है। नॉर्म्स ग्रेडिंग फॉर्मेट में होने चाहिए, ABC वाले में। वंस द नॉर्म हैज़ बीन क्रिएटेड इट हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ कि स्मॉल स्केल ट्रायल है, टेस्ट की फिजिबिलिटी चेक करना कि ये जो हमने नॉर्म तैयार किया है वो बेसिकली सही है कि नहीं है, ये जितना भी हमने सोचा था उन सब पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका ट्रायल लेना है एक तरह से। The finally based on the evaluation of all the above point the norms will be created for the test। अब एग्जांपल जैसे देख सकते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का है कि ग्रेड दिया हमने ABCD, अभी हमने दिखाया था। तो बेसिकली पॉइंट्स क्या क्या होगा, एक तो डेटा पॉइंट्स होने चाहिए उस टेस्ट के,
सेम एज ग्रुप से डेटा होना चाहिए, जितना ज़्यादा डेटा पॉइंट होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट होंगे नॉर्म्स। दूसरा पायलट टेस्टिंग भी करनी है, नॉर्म्स ग्रेडिंग फॉर्मेट में होने चाहिए। तो हमने यहाँ ग्रेड्स दिया है। अब बॉयज़ का अगर 1.27 यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, मान लेते हैं मीटर्स हो या सेंटीमीटर्स कुछ भी हो, तो अगर उससे ज़्यादा दूंगा ए ग्रेड मिलेगा। तो ये बेसिकली हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया और ये एक्यूरेट नहीं है, हमारे सैम्पल ऑफ रेफरेंस के लिए ही है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इससे सवाल भी आता है और आया हुआ भी है। इसके बाद हम लोग एक प्री बोर्ड और सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे, मैं उसमें आपको दिखा दूंगा। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में क्या होता है, हाँ, तो इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन ग्रेड्स। अब सवाल आएगा दिमाग में अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो, कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन, या फिर आपके दिमाग में अगर नहीं भी आ रहा, आपको रटना है तो अलग बात है। वैसे भी बाकी इसमें सिंपल हो सकता है सवाल आए कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। दिखने में मीनिंग सेम सेम लगता है थोड़ा, नहीं पर अलग है इसमें। इवैल्यूएशन क्या करता है, बेसिकली हमारे ग्रेड्स पे फोकस करता है, और इवैल्यूएशन एक फाइनल रिव्यू होता है कि कुछ टीचर ने कितना, मतलब उस टीचर का जो मेथड था हमारे समझाने में कितना इफेक्टिव था और हमने उसको कितना अच्छे से समझा। तो टीचर ने उसको इवैल्यूएट किया तो उसको समझ आया, हाँ मैंने पढ़ाया था इस मेथड से तो इस बच्चे को अच्छे से समझ आया। तो इसकी वजह से टीचर को भी एक फीडबैक मिलता है कि उसको इस तरह से पढ़ाना चाहिए। और बेसिकली ये होता है कि क्या सीखा, जो कि मैं कब से बोल रहा था। और इन शॉर्ट इवैल्यूएशन इज जजमेंटल, इसमें जज करना जिस बेसिकली हम लोग बोलते हैं। After the assessment, the result has been evaluated to know what the student learned. Both assessment and evaluation require criteria, use measures and are evidence driven. ये एक सिमिलैरिटी है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में कि दोनों को ही क्राइटेरिया चाहिए होता है और दोनों को एविडेंसेस चाहिए होते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट इवैल्यूएशन, और ये वाला जो पार्ट है इससे सवाल भी आते हैं और आए भी हैं। असेसमेंट इज़ ऑन गोइंग एंड इवैल्यूएशन प्रोवाइड क्लोजर। अब असेसमेंट क्या होता है कि साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ चलता रहता है, लेकिन इवैल्यूएशन लास्ट में एक क्लोजिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है जो कि एंड में होता है बिल्कुल। और असेसमेंट इम्प्रूव्स लर्निंग क्वालिटी, इवैल्यूएशन जजेस लर्निंग लेवल। दोनों बातें लगती सेम है लेकिन डिफरेंस है बहुत। असेसमेंट एंड लर्निंग क्वालिटी बताता है कि क्या कितना सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं उस बात को, या फिर आपने उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ को कितना ढंग से समझा है। इवैल्यूएशन आपका लर्निंग लेवल जज करता है कि आपने सब कुछ सीख लिया, फिर आपको उसमें से फाइनल क्या क्या आता है और आपको इतना सब कुछ करने के बाद आपको कितना समझ आ गया। असेसमेंट अपग्रेडेड एंड इवैल्यूएशन ग्रेडेड। अब असेसमेंट धीरे धीरे एक स्टूडेंट को अपग्रेड करती है और इवैल्यूएशन ग्रेडेड फॉर्म में होता है कि आपने फाइनल कंक्लूजन दे दिया कि आपने इतना सब कुछ कर लिया और आपको इतना सब कुछ आता है तो आपको ए ग्रेड दिया जाएगा। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इवैल्यूएशन शो शॉर्टफॉल्स। ये एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं कि असेसमेंट सिर्फ प्रोवाइड करता है फीडबैक, हमको इम्प्रूव करने के लिए एक तरह से रास्ता मिलता है, लेकिन इवैल्यूएशन हमें शॉर्टफॉल्स ही दिखाता है जो कि हमारी कमियाँ ही दिखाता है खाली। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इट इज़ इवैल्यूएशन यूज टू मॉनिटर, ये मतलब पढ़ाई के साथ साथ या जो भी आपको चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके साथ साथ ऑनगोइंग में चलती रहती है। इट इज़ इवैल्यूएशन यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब ये एक इवैल्यूएशन का मेथड है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया पर्पस के साथ, लाइक इट इज़ इवैल्यूएशन यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स को साथ साथ में फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ आती है या ये चीज़ नहीं आती समझाने के लिए। नेक्स्ट आता है समेटिव इवैल्यूएशन। मतलब इसमें बेसिकली यही है कि आपको बता दिया जाता है आपको यहाँ इम्प्रूव करना है, साथ साथ में इम्प्रूव करते रहते हो और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट आता है समेटिव इवैल्यूएशन। Summative evaluation evaluate the outcome of the program. This type of evaluation is given at the end of the course to what extent the student has mastered and intended learning outcomes. Basically यहाँ जो होता है evaluation में मैंने बताया ना, end में closure provide करते हैं। Basically यही हुआ कि आपने final evaluate कर लिया या फिर उस चीज़ को आपने बता दिया कि उस स्टूडेंट ने इवेल्यूएट करना, मतलब उस चीज़ को परखना और जज करना ढंग से कि उस चीज़ में उस स्टूडेंट ने खुद को कितना मास्टर बना दिया है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इससे एक सवाल भी आया हुआ है, या फिर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अगर आपको ना समझे तो उसमें ये भी बोल सकते हैं बेसिकली कि एन ऑनगोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और डिलीवरी ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और लेसन टू गैदर फीडबैक और इमीडिएट इम्प्रूवमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक मीन्स टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। थ्रू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन द टीचर कैन नो द स्टूडेंट्स देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर स्टूडेंट ने बेसिकली एक एक
टीचर जो होता है एक एक स्टूडेंट पे बेसिकली ध्यान दे सकता है, जिससे हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता चलता है, जो कि मेन प्रॉब्लम है। जैसे कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा ढंग से, तो हम उस चीज़ को फाइंड आउट करके उसको समझा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। दिस इवेल्यूशन ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए हम रेमेडियल क्लासेस वगैरह हम सुनते हैं, रेमेडियल एक्शंस टीचर्स अलग से कुछ तरीके सोचता है। नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड स्टेप्स इन क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसके नाम में घुस जाते समझ आता है कि वी आर लुकिंग फॉर द चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ द स्किल एज इट इज़ परफॉर्म रेदर देन द आउटकम। हमें वो स्किल किस तरह परफॉर्म की जा रही है उस प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि उसके आउटकम पे। अ क्वालिटेटिव असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड विजडम ऑफ द टीचर हु नोज एंड टीचेज द स्किल्स टू द स्टूडेंट्स। अब ये बेसिकली उस पर होता है कि टीचर को कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना अच्छे जज कर पाता है, और उस टीचर को नॉलेज कितना है, और वो बच्चों को स्किल्स जो सिखा रहा है वो उस पर बेस होता है। और क्वालिटेटिव मेथड्स एक बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा मतलब पॉइंट है कि आप अपना असेसमेंट शुरू करें, कि वो चेक करें कि वो बच्चा ढंग से उस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दीज मेथड्स कैन बी यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन एंड कैन प्रोवाइड इंसाइट फॉर ए इंटरवेंशन अप्रोच। अब इसकी वजह से ना आपको एक लाइक ऐसे समझ आ सकता है कि आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हैं अच्छे से, और आपको समझ आता है कि हाँ इस बच्चे के लिए हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और क्वालिटेटिव असेसमेंट इज बेस्ड ऑन क्यूज और रूब्रिक्स। अभी हमने पढ़ा, टू असेस द स्किल द टीचर मस्ट हैव रूब्रिक्स विच इंक्लूड्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्राइटेरिया। टीचर के पास रूब्रिक्स या फिर वो जो ग्रेडिंग स्केल है वो होना चाहिए। असेसमेंट प्लानिंग देखते हैं जो क्वालिटेटिव असेसमेंट में इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टेप्स में, उसमें पहला स्टेप है असेसमेंट प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी असेसमेंट। आपको कुछ भी टेस्ट वगैरह लेना है या जो भी आपको लेना है, तो उसको आपको एक तरह से प्लान करके लेना होगा। Planning has different elements. It should include such things as purpose for assessment, methods and tools that will be used. इसमें सब कुछ आ जाना चाहिए। असेसमेंट प्लान में आपका ऑब्जेक्टिव कि आपको टेस्ट क्यों लेना है, उस टेस्ट के लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, टाइमलाइन आपको प्लान मतलब आपको टेस्ट कब लेना है, उसका डेटा कैसे कलेक्ट होगा, एनालाइज कैसे होगा, कब टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, रिपोर्ट्स कब अवेलेबल होगी। दूसरा रिसोर्सेज एंड मटीरियल्स। इसमें पता चलता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि ये प्लान ढंग से कैरी आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, उस डेटा को एनालाइज किस तरह से किया जा रहा है, उस रिपोर्ट की समरी वगैरह कौन बनाएगा, ग्राउंड और इक्विपमेंट की कंडीशंस कैसी है, पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है बच्चों के लिए, और फर्स्ट एड है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट असेसमेंट। एक तो असेसमेंट से पहले प्रिपरेशन फेज, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इससे सवाल आ सकता है कि असेसमेंट के दौरान क्या क्या होता है, और असेसमेंट से पहले जो प्रिपरेशन फेज होता है, और असेसमेंट के बाद स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो उनके कौन से टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और असेसमेंट स्केड्यूल को स्कूल कोऑर्डिनेटर के साथ डिस्कस करना है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और उनको कंसेंट प्रोवाइड करना है कि जो भी असेसमेंट शेड्यूल है मतलब वो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, और जिस किसी को फिजिकल या मेडिकल इशू है तो वो चेक करके और उसको हमें पार्टिसिपेट नहीं करने देना टेस्ट में, और ये इन्फॉर्मेशन हमें स्कूल कोऑर्डिनेटर को प्रोवाइड करनी है। रिपोर्ट का जो भी हम टेम्पलेट या फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं उसके लिए अप्रूवल लेना है प्रिंसिपल से। वेदर कंडीशन चेक करनी है अगर हम बाहर आउटडोर्स में असेसमेंट प्लान कर रहे हैं तो। कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स डेटा शुड बी डन थ्रू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। स्टूडेंट्स का डेटा जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है स्कूल में, उसके थ्रू हमें करानी है। और क्रॉस चेक करना है स्टूडेंट का डेटा क्लास अटेंडेंस रजिस्टर से, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको सही करना है। वंस स्टूडेंट्स डेटा इज़ कलेक्टेड, जनरेशन ऑफ ऑन ग्राउंड इनपुट शीट्स। अगर जो भी डेटा कलेक्ट हो गया है, ग्राउंड पे जो शीट्स हैं हमारे वहाँ रखी हुई है, या फिर लाइक जहाँ आप असेसमेंट कर रहे हैं तो वहीं पर हमें उसको फिल करना है। स्कूल प्रॉप्स और इक्विपमेंट को असेसमेंट के लिए अवेलेबल कराना है जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं, और कोई भी प्रॉप या इक्विपमेंट डैमेज्ड है, यूजेबल फॉर्म में नहीं है तो स्कूल कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है और उनको बोलना है कि इसको रिप्लेस करा दो। नेक्स्ट है कि साइमल्टेनियसली ये चीज़ सब साथ साथ में, तो मतलब ये जो प्रॉप इक्विपमेंट वाले काम तभी हो जाना चाहिए जब आप स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब साथ साथ में होनी चाहिए। ग्राउंड की मार्किंग्स जो है, जिस तरह आपको कोई रेस या एथलेटिक्स या जो भी आपको करना है उसके लिए मार्किंग्स होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड असिस्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल में नर्स इन्वॉल्व है तो उसको असेसमेंट का प्रोसेस समझा देना है और उसके असिस्टेंस के उसको बोलना है। नेक्स्ट आता है डे ऑफ द असेसमेंट या ड्यूरिंग असेसमेंट वाला जो पॉइंट था। इसमें बेसिकली ये है कि आपको असेसमेंट एरिया को जैसे चेक करना है, कुछ पत्थर, नुकीली चीज़ें, ग्लास, लकड़ी के टुकड़े या कांटा वाटा, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। सारी जो स्टेशंस या नहीं मतलब जो भी एग्जैक्ट मार्किंग्स है कि आपको यहाँ से पानी वगैरह मिलेगा सब कुछ, या फिर आपको यहाँ जाना नहीं जाना, ये सब कुछ मार्क होना चाहिए।
स्टूडेंट्स को प्रोसीडिंग्स किस तरह होगी सब समझाना है, उनको रूल्स बताने हैं और क्रॉस चेक करना है कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ आई कि नहीं आई, और स्टूडेंट्स को मतलब टाइम देना है कि उनको कोई डाउट्स हो तो पूछ ले। और ऑन ग्राउंड इनपुट शीट इज़ अवेलेबल ऑन पेपर, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी है, प्रॉप इक्विपमेंट की सेफ्टी चेक करनी है, स्टूडेंट्स को थोड़ा वार्म अप देना है जिससे पहले टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, और स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि वो उनकी बॉडी से जो कि पानी का लॉस हो रहा है वो पानी पी के उसको कंपनसेट करें। और इनपुट्स को रीचेक करना है सेशन ख़त्म होने से पहले, और किसी भी स्टूडेंट्स के अगर टेस्ट में कुछ गड़बड़ है तो उसको रीटेस्ट कर लेना है वहीं पर ही। और स्टूडेंट्स को थोड़ा कूल डाउन एक्सरसाइज करानी है, फिर उसके बाद उनको बोलना है कि वो टेस्टिंग एरिया से जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट असेसमेंट। Inform the coordinator about the conclusion of the testing in the school. Upload well checked data on Excel sheets. हमें एक तो कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है कंक्लूजन के लिए, जैसे हमने ये सब पूरा कर दिया है, और डेटा को एक्सेल शीट पे अपलोड करना है, कोऑर्डिनेटर के साथ कम्युनिकेट करना है कि रिपोर्ट कब आएगी और उसको कब लेना है, और रिपोर्ट में कुछ भी एरर हो तो उसको चेक करना है, नेम और जेंडर या किसी चीज़ में। और रिपोर्ट्स अगर रेडी जैसे हम लोग बना रहे हैं तो उसमें अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम ना हो उसको चेक करना है। दूसरा, रिपोर्ट्स रेडी हो जाए तो कोऑर्डिनेटर को हैंड ओवर करनी है। और इफ़ इंस्ट्रक्टेड गिव असेसमेंट रिपोर्ट्स टू द क्लास टीचर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें लगता है कि बच्चों को इम्प्रूवमेंट का दिखाना है तो क्लास टीचर्स के तो डिस्ट्रीब्यूट करवा देनी है। और अपडेट द इन्फॉर्मेशन टू द कोऑर्डिनेटर, और अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर को अपडेट करनी है। अब जैसे बेस डेटा कलेक्शन शीट, तो इसमें बेसिकली इन्होंने एग्जांपल लिया किस तरह डेटा कलेक्ट होता है। और या स्किल असेसमेंट, असेसर का नेम कौन है, असेसमेंट डेट क्या किया आपने, बैलेंस मैन्यू आपने कौन सा चेक किया, उसकी हाइट कितनी थी, स्टूडेंट का नेम, ये एक शीट है स्किल असेसमेंट इनपुट शीट इन्होंने यहाँ पर दी है। कैचिंग में कैसा था, थ्रोइंग वगैरह ये सब। नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड स्टेप्स इन क्वान्टिटेटिव असेसमेंट। चेंज हो गया, क्वालिटेटिव नहीं क्वान्टिटेटिव। करंटली द मोस्ट वाइडली यूज असेसमेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन ऑफ फिटनेस टेस्ट। हमने देखा है फिटनेस टेस्ट बहुत होते हैं क्योंकि बेसिकली यही अभी काम आते हैं असेस करने के लिए बच्चों को। एज यू नो विथ मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट a student's score is compared to a table of norms and given a rating. This is an example of a norm referenced or quantitative assessment. बेसिकली हम बेंचमार्क या नॉर्म रेफरेंस मतलब वही एक एवरेज वगैरह या एक सेट हमने क्रिएट कर दिया, बेंचमार्क यूज़ किया बेसिकली, ये उसी का एग्जाम्पल है। फॉर फिजिकल एजुकेटर्स अ मेजर ऑफ लर्निंग एंड कन्वर्सली टीचिंग अफेक्टिवनेस वुड बिकम अवेलेबल। अब ये थोड़ा लाइन कन्फ्यूजिंग है, इसका मीनिंग ये समझाता हूँ कि बेसिकली ये है कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी जो मोटर स्किल्स है, उनकी नॉलेज है, उनका सोशल बिहेवियर है, और ये सब डेटा को कलेक्ट करके वो यूज़ कर सकते हैं कि, और वो इंस्ट्रक्शन अपनी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस बच्चे से बात कर सकते हैं और उस बच्चे के लिए वो कुछ अलग से भी मेजर्स निकाल सकते हैं। और या फिर अगर ओवरऑल सब में प्रॉब्लम है तो उन्होंने ये सब चीज़ें इवेल्यूएट कर ली, असेस कर ली और एनालाइज भी कर ली, फिर अपने पढ़ाने के तरीके में वो चेंज ला सकते हैं। इन फिटनेस टेस्ट वी आर मेजरिंग डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड। अब आता है एरोबिक कैपेसिटी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। दिस इज़ द कैपेसिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये कैपेसिटी है बॉडी की दिस इज़ द कैपेसिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल रही है तो आप वो एक्टिविटी कितने टाइम तक के लिए कर सकते हैं। बीप टेस्ट एंड 600 मीटर्स रन और वॉक आर द फेवरेट टेस्ट टू मेजर द एरोबिक कैपेसिटी। सवाल आ सकता है, बीप टेस्ट मतलब बेसिकली ये कि आपको एक छोटी जगह दी जाएगी, आपको यहाँ से यहाँ दौड़ना है, फिर आपको एक बीप की आवाज़ आएगी, आपको इधर से इधर जाना है, ये एक बीप टेस्ट हो गया। 600 मीटर्स की रन है। बेसिकली ये है कि हम बेसिकली चाइल्ड की कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना लंबा उस चीज़ को कर सकता है। नेक्स्ट आता है एनारोबिक कैपेसिटी। साइंस वाले तुमको पता ही होगा, एनारोबिक कैपेसिटी मतलब लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या नॉट इन द, या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स कितना जनरेट कर सकें। एनारोबिक मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स वन कैन जनरेट विथ लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन। टू मेजर एनारोबिक कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट अ 30 मीटर रन टेस्ट इज कंडक्टेड इन अ प्री डिटरमाइंड सेफ एरिया बिटवीन टू लाइन्स। या फिर मतलब आपको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है मतलब बॉडी में, तो आप कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम उस चीज़ एक्टिविटी को करने के लिए। 30 मीटर का एक रन टेस्ट किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं स्प्रिंट मारना या एक बार में भाग लेना। कुछ एक हमने लाइंस डिसाइड किए यहाँ से स्टार्ट और फिनिश लाइंस में। द मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस इन सेकेंड्स इज द टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर मतलब आपने कितना कम से कम टाइम लिया वो डिस्टेंस कवर करने में। फ्लेक्सिबिलिटी, इससे यहाँ पर एक सवाल आया था इस बार प्री बोर्ड्स में भी,
तो हमारे वाला जो हुआ था, टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैक विच इज़ द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द बैक, जो हमारा बैक का पोस्चर है उसको मेजर करने के लिए उसका मोशन। सिट एंड रीच टेस्ट, ये एक सवाल आया था, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। सिट एंड रीच टेस्ट इज़ कंडक्टेड एंड डिस्टेंस इन सेंटीमीटर कवर्ड इज़ द टेस्ट स्कोर। कितना आप, जैसे हमने जो सिट एंड रीच टेस्ट है ना, मैं आपको अभी इसकी इमेज भी दिखा देता हूँ। जो सबसे ऊपर था ना कि हाँ ये सिट एंड रीच टेस्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, यहाँ देख सकते हैं, हाँ टीचर ऑब्जर्विंग द फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो सिट एंड रीच टेस्ट हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए है। अब नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, हमारे स्टमक की स्ट्रेंथ। इट इज़ मेजर्ड बाय कंडक्टिंग सिटअप्स या कर्लअप्स। सिटअप्स में आपको दिखा देता हूँ बेसिकली क्या है, ये होते हैं सिटअप टेस्ट या कर्लअप टेस्ट। ये हमारे एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है, और जितने ज़्यादा आप सिटअप्स कर पाएंगे एक प्री डिफाइंड टाइम में, वो आपका स्कोर होगा। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी और अपर बॉडी की दोनों। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब बेसिकली कि आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कम से कम टाइम में। तो दिस इज़ मेजर्ड यूजिंग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट। जितना आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया उतना आपका स्कोर हो जाएगा। लोअर बॉडी, क्योंकि आपके लेग्स कितना मतलब जंप कर सकते हैं अच्छे से। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अपर बॉडी, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट। The test used to measure upper body explosive strength is overhead medicine ball throw। मेडिसिन एक बॉल थ्रो, जो भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था, मेडिसिन बॉल थ्रो, मेडिसिन बॉल कैसा दिखता है, तो उसको आप कितना दूर तक मैक्सिमम डिस्टेंस जो जितना मेडिसिन बॉल कवर करेगा फर्स्ट बाउंस के बाद आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट इज द टेस्ट कोड इन मेजर्ड इन मीटर्स। आपने उसको थ्रो किया, फर्स्ट बाउंस एक बार गिरा, फिर वो कहाँ जाके फाइनल रुका, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ने कवर किया होगा उतना वो ही आपका स्कोर होगा। नेक्स्ट आता है हाइट और वेट। हाइट एंड वेट ये सबका एज के हिसाब से एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, हाइट और वेट जो भी चिल्ड्रन में होता है, और ये सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपकी, जैसे अब जनरली कुछ होता है कि एज के क्राइटेरिया के हिसाब से आपका हाइट और वेट इतना होना चाहिए, तो ये गुड इंडिकेटर है कि उसकी हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए किसी बच्चे की। फिटनेस असेसमेंट जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसका एक समरी यहाँ पर है, इस टेबल से सवाल आता भी और आया भी है। एरोबिक कैपेसिटी अब उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना कर सकती है, तो बीप टेस्ट, वॉक और रन टेस्ट, स्टेप टेस्ट, बीप टेस्ट 2 बार लिख दिया इन्होंने। 600 मीटर्स का रन या वॉक। एज लिमिट 7 साल से अबाव। कमेंट्स में क्या, क्लियर इंस्ट्रक्शन और हमें बताना है स्टूडेंट्स को, प्रॉपर वार्म अप चाहिए। एनारोबिक कैपेसिटी में 20-30 मीटर्स की स्प्रिंट हो गई, 6 साल से अबाव, सेम इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सीटेड मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग मेडिसिन बॉल थ्रो, पुशअप्स, पुलअप्स, आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए स्पेसिफिक वार्म अप इसके लिए चाहिए होता है। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ में वर्टिकल जंप टेस्ट, स्टैंडिंग लॉन्ग ब्रॉड जंप टेस्ट हो गए। ये कुछ ये, और एब्डोमिनेशन आपकी स्टमक को चेक करने के लिए तो कलअप, सिटअप्स और प्लैंक टेस्ट। प्लैंक टेस्ट आपको पता ही होगा, प्लैंक टेस्ट की नहीं तो मैं यहाँ पर एक इमेज भी लगा दूंगा किस तरह से प्लैंक होता है। जो आपके एल्बोज, पूरा आपका जो रिस्ट से नीचे एल्बोज तक का पार्ट है, और लेफ्ट राइट से दोनों से आपको पुशअप वाली पोजीशन में बैलेंस करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट में होगा सिट एंड रीच टेस्ट, वी सिट टेस्ट और टो टच, ये हमने किया है। इनके लिए प्रॉपर वार्म अप चाहिए होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मिंग मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट, ये जितना दूर तक गया वो। और लॉन्ग जंप के लिए भी यहाँ से यहाँ तक कितना जंप किया, मेडिसिन बॉल थ्रो के लिए मार्किंग्स है। नेक्स्ट यहाँ पर फोटो है, करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग सिटअप टेस्ट, दोनों यहाँ से होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से कितना वो उठ सकते हैं वो। और ये हमारा हो गया सिट एंड रीच टेस्ट, जो फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए होता है, स्कूल्स वगैरह में होता है। यहाँ पर लेग्स रख के और कितना हम अच्छे से झुक सकते हैं इस तरह के पोस्चर में, ऐसे दोनों हाथ रखने होते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट्स लगी होती है। और नेक्स्ट है हमारा करेक्ट वे परफॉर्मिंग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यहाँ से एग्जैक्ट हमें पोजीशन लेके फिर यहाँ जंप करना है, वहाँ पर आके कितना रुके, यहाँ पर हम रुके तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। नेक्स्ट है ये मेडिसिन बॉल थ्रो का इन्होंने एग्जाम्पल है, इस तरह का होता है मेडिसिन बॉल, एग्जैक्ट पोजीशन ली और थ्रो किया और एक बाउंस के बाद कहाँ के रुका, ये हो गया। अब है स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव असेसमेंट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है असेसमेंट का। सो इन क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑल्सो द प्लानिंग विल बी द सेम एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में प्लानिंग सेम होगी, पर उनमें डिफरेंस ये होगा कि क्वालिटेटिव में हमने क्वालिटी चेक की थी कि हमने वो चीज़ कितना अच्छे से की थी, और क्वांटिटेटिव में हमने वो चेक किया था कि हमें उस चीज़ को कितना टाइम तक या कितने अच्छे से कर सकते हैं। तो डिफरेंस यही है दोनों में। लेकिन इधर उन्होंने बताया कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट की जो प्लानिंग होगी वो ऑलमोस्ट क्वालिटेटिव से सेम ही होगी, बस कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा दिए ऐड कर सकते हैं। इन योर प्लान इंश्योर दैट एंड्योरेंस टेस्ट इज़ डन ऑन अ सिंगल डे।
अगर एंड्योरेंस टेस्ट हम करा रहे हैं, एंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो फिटनेस है या आपकी बॉडी जो है वो एक बार में कितना मतलब वेट ले सकती है, कितना विथस्टैंड कर सकती है। तो बॉडी फिटनेस टेस्ट जिसमें वो पर्सन कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, या फिर जैसे हम हो गया वेट लिफ्टिंग है ऐसा कुछ हो गया। तो एंड्योरेंस टेस्ट इज डन ऑन अ सिंगल डे विथ नो अदर टेस्ट इफ़ पॉसिबल एज दिस टेस्ट इज टायरिंग। और जिस दिन एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह होगा, एंड्योरेंस टेस्ट की मैं इमेज भी लगा दूंगा, एक प्लैंक की और एंड्योरेंस टेस्ट की। और एंड्योरेंस टेस्ट मतलब बेसिकली अगर हमने ये टेस्ट कंडक्ट कराया है, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि बॉडी कितना मतलब लोड ले पाएगी वही चेक करना होता है। तो एंड्योरेंस टेस्ट अगर जिस दिन हमने कराया तो उस दिन हमें और कोई टेस्ट नहीं कराना है। फ्लेक्सिबिलिटी का हम करा सकते हैं, बाकी मिनिमम 2 डेज़ लगते हैं टेस्ट वगैरह कराने के लिए। इधर लिखा इट इज़ रिकमेंडेड दैट अ मिनिमम ऑफ 2 days बी टेकन फॉर द टेस्ट। गिव अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिकवरी बिटवीन टेस्ट। हमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिकवरी का टाइम देना है स्टूडेंट्स को कि वो थक गए तो वो रेस्ट कर सकें। बी अटेंटिव एंड रिकॉर्डिंग द स्कोर ऑन इनपुट शीट। ऐसा ना हो कि हम बच्चे को 2-3 बार भगाना पड़े, इससे अच्छा हमें अटेंटिव रहना है कि हम उस बच्चे का स्कोर सही से रिकॉर्ड कर सकें इनपुट शीट्स में। और माइनर एरर्स हो सकते हैं तो उनका ध्यान रखना है हमें। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, फिटनेस असेसमेंट इनपुट शीट फॉर ग्रेड 6, जैसे अंकित ठाकुर, यहाँ पर एक जिन्होंने एग्जांपल जिसका जेंडर वगैरह ये सब, बीप टेस्ट में कितना काउंट हुआ उसका, फिटनेस असेसमेंट कितना दूर तक गया, सब लिखा है। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन विद पेरेंट्स पोस्ट असेसमेंट्स। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स आपको पता है, जिसमें सब बच्चों को जाना पसंद भी नहीं है और जिसमें उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बाकी एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो एक बहुत अच्छा मेथड होता है बच्चे की इंप्रूवमेंट बताने के लिए। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंटरैक्ट विद द पेरेंट्स बाय एक्सप्लेनिंग द रिपोर्ट। टीचर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पेरेंट्स को उनकी रिपोर्ट बता सकते हैं। पेरेंट्स विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चाइल्ड। पेरेंट्स बहुत से सवाल पूछते हैं कि बाकी क्लास में कैसे कर रहे हैं वगैरह सब कुछ। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग को मैनेज कैसे करना है, यहाँ पर कुछ सवाल इससे यहाँ पर एक दिया हुआ इन्होंने, इससे सवाल आ सकता है। और 2 वे कन्वर्जेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बता रहे हैं, इस बच्चे में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। पेरेंट्स को भी बोलने का मौका देना है। द पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज़ नॉट ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू लर्न फ्रॉम यू। इसमें ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स हमसे भी कुछ सीखते हैं और हम भी पेरेंट्स को कुछ सिखाते हैं। और एज स्टूडेंट्स को उनकी फैमिली से बेटर कोई नहीं जानता, तो वो उनके दिमाग में ये होता है कि हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, नीड्स क्या है और लर्निंग स्टाइल कैसा है। और अगर वो कहीं बाहर से, स्कूल के बाहर से सीख रहे हैं, तो अगर कुछ तो ऐसा होगा स्कूल के बाहर से इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे सिखाने के तरीके में कुछ गड़बड़ है, तो वो हमें थोड़ा सही करना है। योर एफर्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड देयर एस्पिरेशंस, यानी कि उनका जो एम्बिशन है या उनका कुछ बनने का जो गोल है और उनके पर्सपेक्टिव को समझना होता है हमें। और हमें एफर्ट्स डालने हैं कि बच्चे को जो भी सपना है उसका उसको समझे हम, और पेरेंट्स को ऐसे रिस्पेक्टेड फील कराए और उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट हो और वो भी हम पे ट्रस्ट करें। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन लर्निंग। यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ द पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बाय लिंकिंग देम टू लर्निंग। हम पेरेंट्स को थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकती है कि अगर आपका बच्चा घर पे चीज़ नहीं कर रहा वगैरह वगैरह तो उसको कैसे करानी है। दिस मीन्स कम्युनिकेशन बैक टू डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज टू सपोर्ट अ स्टूडेंट लर्निंग। हमें स्ट्रैटेजीज वगैरह कुछ बतानी है, हम पेरेंट्स को नॉलेज या सजेशंस दे सकते हैं और हम उनसे नॉलेज सजेशंस ले भी सकते हैं कि हम उनके बच्चों को कैसे मदद करें। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, वी ऑल नीड प्रेज एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब बेसिकली ये कि हमें स्पेसिफिक फीडबैक हमें जो मिलता है या जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारे ग्रोथ के लिए ही होता है बेसिकली, हमें जो फीडबैक्स मिलते हैं तो ग्रो करने के लिए। ऑल पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड नीड टू हियर अबाउट देयर स्ट्रेंथ एज वेल एज देयर चैलेंजेस फ्रॉम यू। हाँ, मतलब सब जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों पे बहुत ही प्राउड होता है, गर्व होता है कि, और उन्हें समझने में, उनके सुनने में अच्छा लगता है कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वो किस चीज़ में अच्छा कर रहा है या फिर उसको किस चीज़ में हमारी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम सिखाना चाह रहे हो सीख नहीं पा रहा है, या फिर वो हमसे कुछ अनकम्फर्टेबल है या हमसे कुछ सीखना चाह रहा है या हमसे कुछ चैलेंज उसको फेस करने को मिल रहा है, वो सब हमें इस बात करने की। दिस हेल्प्स शो पेरेंट्स दैट यू वैल्यू द यूनिक स्ट्रेंथ्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। हमें इससे, अगर हम इस बारे में अच्छे से बात करें, समझ आएगा कि पेरेंट्स को अच्छा ऐसे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमें ऐसे लाइक फ़र्क पड़ता है कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और हम उनके लिए कितना मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं बच्चे पे। एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन फॉर द एबिलिटी टू सक्सीड इन स्कूल एंड इन लाइफ।
उनकी और उनके लाइक बेसिकली लाइन में लिखा दिस हेल्प शो पेरेंट्स दैट यू वैल्यू द यूनिक स्ट्रेंथ्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन स्कूल एंड इन लाइफ। प्री पीटीएम प्रिपरेशन, पीटीएम से पहले कंफर्म द डेट एंड टाइम ऑफ द पीटीएम फ्रॉम द स्कूल। हमें चेक कर लेना है पीटीएम कब होने वाली है, कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है अपकमिंग पीटीएम के लिए और उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। एरर फ्री रिपोर्ट कार्ड्स हमें बनाने हैं स्कूल्स के लिए, हमारे स्कूल में जो देने होंगे हमें बच्चे की जो भी हमने असेसमेंट वगैरह की है। आइडेंटिफाई स्पॉट जहाँ पर आप प्रॉप्स वगैरह शोकेस कर सको, दिखा सको कि आपने स्पोर्ट्स का जो सामान यूज़ किया बिल्कुल ख़राब नहीं था, ढंग से यूज़ किया था। और अपडेट द एड्यू स्पोर्ट्स डैशबोर्ड। अब ये एड्यू स्पोर्ट डैशबोर्ड क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स इनटू स्कूल करिकुलर टू प्रमोट स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट। ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एक स्ट्रक्चर्ड या और सिस्टमेटिक मैनर में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को देखता है स्कूल, ताकि वो स्कूल करिकुलर में आ जाए और स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट और अच्छे से। और की पेरेंट टेस्टिमोनियल फॉर्म्स है, टेस्टिमोनियल फॉर्म मतलब फीडबैक फॉर्म्स। और ड्यूरिंग द पीटीएम के टाइम पे स्कूल वेल एंड एडवांस में अच्छे से पहुंच जाना है, हम टीचर्स को प्रेजेंटेशन रहना है और क्लीन और यूजेबल प्रॉप्स दिखाने हैं। अगर कोई पेरेंट्स को बात करनी है तो क्लासरूम के बाहर भी अवेलेबल रहना है कुछ काम के लिए। थिंग्स टू रिमेंबर, एक तो टाइम पे रहना है, आराम से बात करनी है, कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट, ज़्यादा लाइक कैसे गुस्से में भी या फिर रूडली बात नहीं करनी है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर यू आंसर इट, पहले हमें सुनना है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है। इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपके पास उस चीज़ का आंसर नहीं है तो उन्हें आप बोल सकते हैं कि assessments@edusports.in, इन्होंने यहाँ पर एक दिया है रेफरेंस, आप इस पर लिख दे पेरेंट्स, तो हम उधर से आंसर करेंगे अगर उस टाइम आपके पास आंसर नहीं है। इफ़ पेरेंट्स आर विलिंग, अगर उनको लगता है कि उन्हें और भी सवाल है तो टेस्टिमोनियल भरवा सकते हैं, या फिर उन्हें और भी कुछ बात करनी है तो फीडबैक फॉर्म्स वगैरह हम सब भरवा सकते हैं। और हमें ऐसे हमेशा पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज भी पॉजिटिव व्हेन स्पीकिंग अबाउट चाइल्ड, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करनी स्कूल या एडू स्पोर्ट्स किसी चीज़ के बारे में हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो पोस्ट पीटीएम के बाद इवेंट कंप्लीशन और जो टेस्टिमोनियल्स पेरेंट्स ने भर के दिया और पीटीएम अच्छे से हो गए, उसकी एक रिपोर्ट देनी है कोऑर्डिनेटर को सेम डे पे ही। और अगर कुछ इश्यूज़ हो गए हैं या एस्केलेशंस आ गए तो रिपोर्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमें सही करनी है, उसको अच्छे से मतलब रिपोर्ट को रेडी करके हमें देना है कोऑर्डिनेटर को। एक्सप्लेनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस पेरेंट्स को नहीं पता होती है, वो कुछ ग्रेडिंग स्केल वगैरह देख लेते हैं और अपने बच्चे के बारे में जजमेंट बना लेते हैं, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो, या फिर वो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कुछ और भी सोच ले कि इसने ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये अच्छे से कर रहा था तो भी नहीं हुआ। तो ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स टू मेक देम अंडरस्टैंड द ग्रेडिंग सिस्टम एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चाइल्ड। हमें उन्हें समझाना है कि ग्रेडिंग सिस्टम किस टाइप पे बेस्ड है और बच्चे ने मेहनत जो भी की वो किस तरह हुई, क्या हुई। स्किल असेसमेंट इज़ क्वालिटेटिव असेसमेंट, स्किल असेसमेंट इज़ क्वालिटेटिव असेसमेंट, सवाल आ सकता है अगर आएगा तो। क्वालिटेटिव असेसमेंट है एंड बेस्ड ऑन द रूब्रिक्स सो द रिजल्ट विल बी इन द ग्रेडिंग फॉर्मेट टू मेजर द रिजल्ट एंड टू कन्वर्ट इट इनटू द नंबर्स। एक तो ग्रेडिंग फॉर्मेट में होगा, 2 टाइप का ग्रेडिंग स्केल हो सकता है, और रूब्रिक्स वाला अभी मैंने बताया था 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल और 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। 3 पॉइंट्स में क्या होता है, ABC, A 3 पॉइंट्स, B 2 पॉइंट्स, C 1 पॉइंट। A मतलब हो जाता है प्रोफिशिएंट, वो अच्छे से उस चीज़ को कर पा रहा है, B मतलब डेवलपिंग, सीख रहा है, और C मतलब नीच डेवलपमेंट। 5 पॉइंट्स एक्सेलेंट, 4 पॉइंट्स वेरी गुड, C 3 पॉइंट्स गुड, फिर एवरेज, फिर नीड्स डेवलपमेंट। ये 5 पॉइंट वाला हो गया, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब आता है स्टेप्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्लो लर्नर्स, जो कि स्लो अचीवर्स है या जो स्लो लर्नर्स है वो। नेक्स्ट इसमें यही है, आफ्टर द इवेल्यूएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स रिक्वायरिंग फर्दर सपोर्ट या स्लो अचीवर जिनको रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है। द टीचर मस्ट इंट्रोड्यूस सम रेमेडियल मेजर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, उनको अलग से उनसे बात करना या फिर उनके प्रॉब्लम्स को सुनना। These remedial measures are designed in such a way that it helps the students to improve their shortcomings and provide them to perform better, वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। और रेमेडियल मेजर्स कुछ प्रोवाइड करना, रेमेडियल मेजर मतलब बेसिकली हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है और वो धीरे धीरे सीखता है, कोई बहुत जल्दी सीखता है, सबकी एबिलिटी अलग होती है, फिटनेस का लेवल भी अलग होता है, कोई 10 मार सकता है पुशअप, कोई 5, कोई 1, कोई 2। वन कैन नॉट डिपेंड ऑन वन रेमेडियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो हम मतलब इस पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई एक चीज़ हमने इम्प्रूवमेंट के लिए रखी है तो वो सबके लिए हो, सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है और सबकी स्किल्स में भी अलग अलग हो सकता है। इट शुड बी स्पेसिफिक टू द डिफरेंट स्किल एज वेल एज फॉर डिफरेंट फिटनेस कैपेसिटीज से, किसी कैपेसिटी और स्किल और उस स्पोर्ट्स जो भी पर्टिकुलर उसमें प्रॉब्लम उस हिसाब से सबका
अलग अलग हो सकता है। अब सैम्पल रेमेडियल मेजर टू इम्प्रूव द एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी हमने पढ़ाई था, कितना हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस काम को लंबे समय तक कर सकते हैं, हमारी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो कितनी अच्छी है एरोबिक कैपेसिटी की। एरोबिक कैपेसिटी एक्सप्रेस बाय टेकिंग अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू कैन यूज़ इन 1 मिनट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। आ सकता है कि यूनिट वगैरह क्या है, या 1 मिनट पर किलोग्राम पर बॉडी वेट में हम मतलब कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं 1 मिनट में पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। कार्डियो ट्रेनिंग हमारे हार्ट के लिए जो हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, कार्डियो ट्रेनिंग इंक्रीजेज योर एरोबिक कैपेसिटी बाय मेकिंग योर बॉडी मोर एफिशिएंट एट यूटिलाइजिंग अवेलेबल ऑक्सीजन। कार्डियो मतलब हमारे हार्ट के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज होती है वो हमारी बॉडी को ऐसे अच्छे से लाइक कोप अप करती है, या मतलब हमारी बॉडी को हेल्प करती है एफिशिएंट वे में, ताकि हम ऑक्सीजन को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को मिला के जो सिस्टम होता है, एंड बाय इंक्रीजिंग योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो हार्ट के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होती है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एबिलिटी को भी अच्छा करती है, ताकि हमारा ऑक्सीजन अच्छे से पास ऑन हो सके। नेक्स्ट है वॉकिंग और रनिंग, ये यूज़ कर सकते हैं हम एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। यूनिट क्या थी, 1 मिनट पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। कार्डियो ट्रेनिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग और रनिंग। वॉकिंग लीड्स टू बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स को, हमारे लेग मसल स्ट्रॉन्गर होंगे, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट की जो डिजीज़ होती है, हार्ट अटैक वगैरह, उसका रिस्क कम हो जाएगा, डायबिटीज़ वो कम हो जाएगी, मतलब उसका रिस्क कम रहेगा। और बाउल कैंसर यानी हमारे स्टमक का कैंसर है वो, उसका भी रिस्क कम हो जाएगा। ऑल्सो रनिंग इज़ एन इनएक्सपेंसिव एक्सरसाइज। इनएक्सपेंसिव मतलब आपको कोई पैसे नहीं लगते, आप कहीं भी आप दौड़ भी सकते हो। एक्सरसाइज इनएक्सपेंसिव एक्सरसाइज यू कैन डू एनी वेयर एट अ टाइम दैट सूट्स यू, जो भी टाइम हमको सूट करता है और हम कभी भी उसको कर सकते हैं कहीं भी, बहुत हमें कुछ ऐसे उसके लिए इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है जंपिंग रोप या स्किपिंग रोप हम जो बोलते हैं। अगर ऐसे ग्राउंड तक हम जा नहीं सकते तो हमारे लोकल स्पोर्ट्स स्टोर से हमको रोप खरीद लेनी है, और हम मतलब जंपिंग वगैरह प्रैक्टिस हम घर में कर सकते हैं। और रस्सी कूदना इसको हम बोलते हैं स्किपिंग रोप। जंपिंग रोप से हमारी 13 कैलोरीज अ मिनट बर्न होती है। ये सवाल भी आ सकता है। एंड इज़ ग्रेट फॉर अ क्विक वर्कआउट ऑन द गो एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव योर एरोबिक कैपेसिटी। जंपिंग रोप बर्न्स अप टू 13 कैलोरीज अ मिनट एंड इज़ ग्रेट फॉर अ क्विक वर्कआउट। ये अगर हमें बहुत जल्दी से कुछ वर्कआउट करना है या वार्म अप वगैरह करना है तो हम कर सकते हैं। एंड गो ऑन द गो एंड ऑल्सो टू हमारी एरोबिक कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। स्विमिंग भी बहुत अच्छा है, अगर कहीं गर्मी वगैरह या आप वॉक वगैरह रन करके आए तो स्विमिंग का बहुत अच्छा मेथड होता है। एक तो लो कॉस्ट वर्कआउट है पूरी बॉडी के लिए, हमारी बैक की मसल, शोल्डर की मसल, आर्म्स की मसल, सबकी मसल्स की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है स्विमिंग में। नेक्स्ट है साइकिलिंग डज डबल ड्यूटी एज एन एरोबिक वर्कआउट। इसमें एक तो लो कॉस्ट है, इको फ्रेंडली है, दूसरा हमारे लेग की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, दूसरा टॉनिंग द लेग एंड बटॉक मसल्स, हमारे जो लोअर पार्ट के जो बैक के मसल्स हैं, हिप से नीचे वाला पार्ट जो है हमारा, उसके जो टॉनिंग बटॉक मसल्स उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। दूसरा टॉनिंग द लेग मीनिंग स्ट्रेंथ टू द मसल, हमारी मसल को कितनी अच्छे से स्ट्रेंथ मिल पाती है। मतलब साइकिलिंग से एक तो इको फ्रेंडली मेथड भी है, दूसरा लेग की स्ट्रेंथ, दूसरा लेग मसल की स्ट्रेंथ बेसिकली वो। दूसरा आता है डांसिंग, फास्टर स्टाइल्स ऑफ डांसिंग जैज, हिप हॉप, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, इन्होंने कुछ स्टाइल्स दिए हैं। कैन प्रोवाइड एन एरोबिक वर्कआउट एंड एक तो डांसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह अच्छे से इंप्रूव होती है और बोन स्ट्रेंथ भी हमारी इंप्रूव होती है और एरोबिक कैपेसिटी तो होती है, इसमें बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ असेसमेंट रिपोर्ट वगैरह इन्होंने दिखाई, जैसे ये ABC स्कूल की ये मंथ ऑफ असेसमेंट है, जेंडर, इन्होंने एग्जाम्पल कुछ दिया है, स्टैंडर्ड्स और एक्शन, या फिर इन्होंने सब कुछ बताया। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया एडू स्पोर्ट्स ऐप्स जो है, और स्किल्स असेस किसी की हमने तो यहाँ पर इन्होंने साइन वगैरह भी दिखा है। एक्शन जैसे है, बैलेंस, स्किल जो भी है उसके लिए ग्रेडिंग दिया ABC या AAB जो भी है। फिर यहाँ भी इन्होंने एनारोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्होंने एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं, रेमेडियल एक्शंस इन्होंने दिए हैं और ग्राफ भी दिया इन्होंने एक समझाने के लिए। तो ये सैम्पल रिपोर्ट कार्ड जहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। जैसे डैश इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ असेसमेंट यूटिलाइज इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। ये सारे आप क्वेश्चन आंसर्स आप डायरेक्ट जो भी हमने पढ़ा उससे कर सकते हैं। ग्रेड A का वेटेज कितना होता है, 5 पॉइंट्स। रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है, सेम विद डैश इज़ इंपॉर्टेंट।
जैसे बेंचमार्क वगैरह, ये सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 12th का फाइनली पार्ट बी का सिलेबस हो चुका है, बस अब स्किल्स बाकी है, जो कि मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ। हम एक प्री बोर्ड का पेपर भी सॉल्व करेंगे और एक सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे, या फिर नहीं तो मैं अपलोड कर दूँगा। आप देख सकते हैं, कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा लगा हो तो ही करना। और हमारा फाइनली क्लास 12 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतने टाइम तक अगर आप टिकी हैं तो आपको अच्छे सब कुछ समझ आ गया। कुछ भी डाउट्स है कमेंट्स में डाल दीजिए। अगर कुछ भी मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आपकी तरफ से, कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।